यस स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। जैसा कि अपन समास के बारे में अध्ययन कर रहे हैं और समास के 6 भेदों के अंतर्गत हमने 2 भेदों के बारे में पढ़ लिया है। पहला हमने पढ़ा था द्वंद्व समास और फिर पढ़ा था द्विगु समास। आज अपन तीसरे नंबर पे ले रहे हैं बहुवीरीय समास। कौन सा ले रहे हैं? बहुवीरीय समास। जैसा कि परिभाषा देखिए, जिस समास का न पहला पद प्रधान हो और न ही दूसरा पद प्रधान हो बल्कि इनको मिलाकर तीसरे पद का निर्माण हो तो वह बहुवीरीय समास कहलाता है। सीधा सा अपन को समझना है कि समास में मैंने आपको बताया था कि 2 पद होते हैं। कितने पद होते हैं? 2। पहला पद या दूसरा पद, या फिर मैं कह सकता हूँ पूर्व पद या उत्तर पद। तो ये बहुवीरीय समास क्या कह रहा है कि इसके अंदर जो दोनों पद होते हैं वो दोनों पद क्या होते हैं? अप्रधान होते हैं। अप्रधान का मतलब दोनों पदों का कोई अर्थ न आकर कोई तीसरा ही अर्थ निकले। जैसे 2 शब्द अपन टुकड़े करेंगे, 2 शब्द निकलेंगे तो इन दोनों शब्दों का अर्थ दूसरा होगा, लेकिन जब इसका अपन अर्थ निकालेंगे संपूर्ण शब्द का तो वो कोई तीसरा अर्थ ही निकलेगा। तो ऐसी स्थिति में वहाँ कौन सा समास होगा प्यारे छात्रों? वहाँ होगा बहुवीरीय समास। जैसा कि मैंने नोट में भी लिखा है कि जिस समास के दोनों पद अप्रधान हो, यानी दोनों पूर्ण रूप से प्रधान नहीं है, वह कौन सा समास कहलाएगा? बहुवीरीय समास कहलाएगा। जैसे उदाहरण से अपन स्पष्ट करते हैं। देखिए, उदाहरण पहला है अपना चक्रपाणी। क्या है? चक्रपाणी। तो चक्रपाणी का मतलब ये होता है कि एक तो होगा चक्र और दूसरा है पाणी। पाणी का मतलब होता है हाथ, यानी चक्र है जिसके हाथ में, अर्थात चक्र है जिसके हाथ में अर्थात विष्णु, यानी इसका अर्थ क्या निकला? विष्णु। और दोनों शब्दों का अर्थ क्या है? अलग अलग। इसलिए यहाँ कौन सा समास हो गया? बहुवीरीय। जैसे नेक्स्ट उदाहरण है, आप देखिए, नेक्स्ट है वीणा पाणी। क्या है? वीणा पाणी। तो वीणा पाणी का मतलब क्या? देखो, वीणा है जिसके हाथ में, तो वीणा किसके हाथ में रहती है? सरस्वती के हाथ में। जैसे नेक्स्ट उदाहरण देखिए आप, लंबोदर। लंबा है उदर जिसका, लंबा है उदर जिसका अर्थात यानी लंबा पेट किसका? उदर मतलब पेट, लंबा पेट है वो किसका है? गणेश जी का है। जैसे नेक्स्ट देखिए निशाचर। निशा का मतलब होता है रात्रि, चर का मतलब होता है विचरण करने वाला, यानी रात्रि में विचरण करने वाला, अर्थात कोई तीसरा ही अर्थ निकल रहा है। जैसे भारसिंगा। जैसे नेक्स्ट उदाहरण है त्रिनेत्र। क्या उदाहरण है? त्रिनेत्र। तो त्रिनेत्र का मतलब है 3 नेत्र है जिसके अर्थात, यानी 3 नेत्रों वाला कौन अपन कह सकते हैं? गणेश कह सकते हैं। उसी प्रकार है दशानन। नेक्स्ट कौन सा है? दशानन। तो दशानन का मतलब है 10 है आनन जिसके अर्थात, ये 10 है, 10 मुख वाले किसको कह सकते हैं? 10 मुख वाले अपन कह सकते हैं रावण को। उसी प्रकार है पंचानन, पंचवटी, चतुरानन, शूलपाणी, प्रधानमंत्री, गिरिधर, अजाज शत्रु और पंकज। तो ये हमारे उदाहरण किसके हो गए? ये हो गए अपने बहुवीरीय समास के। जो नेक्स्ट अपना समास है वो है प्यारे छात्रों कर्मधारय समास। कौन सा है? कर्मधारय समास। तो क्या कहते हैं कर्मधारय समास की परिभाषा देखिए, जिस समास का उत्तर पद प्रधान हो, देखो इसमें कौन सा पद प्रधान है? उत्तर पद प्रधान हो, और पूर्व और उत्तर पद में विशेषण और विशेष्य हो। देखो, इसमें एक नई चीज़ आई है, विशेषण। जैसा कि आपको विशेषण के बारे में पता है, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता, वो क्या कराएगा? विशेषण कहलाएगा। तो यहाँ विशेषण और विशेष्य अथवा इसका दूसरा नाम है उपमेय और उपमान का संबंध स्थापित हो। या तो शब्द में विशेषण विशेष्य आएगा, या आएगा अपना उपमेय और उपमान का, जहाँ पर संबंध स्थापित हो वहाँ पे कौन सा समास होगा? कर्मधारय समास होगा। जैसा कि मैंने यहाँ नोट में भी लिखा है, देखिए आप, यहाँ तुलनात्मक होगा, दोनों का क्या होगा? तुलनात्मक रूप पाया जैसा। जैसे उदाहरण देखिए, पहला है नीलोत्पल, यानी नील रूपी उत्पन्न हुआ है। नील रूपी, देखो यह नीला है वो उसकी क्या बता रहा है? विशेषता बता रहा है उत्पन्न होने की। जैसे नेक्स्ट उदाहरण है अपना चरण कमल। क्या है? चरण कमल। तो मैं कह सकता हूँ कमल रूपी चरण। क्या हो जाएगा? कमल रूपी चरण, यानी ये इसका रूप दिया। जैसे नेक्स्ट उदाहरण है मृगनयन। क्या है? मृगनयन। तो हो जाएगा मृग रूपी नयन। क्या हो जाएगा इसका? मृग रूपी नयन, ये इसका समास विग्रह हो जाएगा। जैसे नेक्स्ट है महाजन। महान है जो जन, ये देखो जन की विशेषता बता रहा है। जन की क्या बता रहा है? विशेषता बता रहा है, महाजन। जैसे महात्मा, तो इसका समास विग्रह क्या होगा? महान है जो आत्मा। क्या होगा? महान है जो आत्मा। नेक्स्ट देखिए आगे आपका सुपुरुष। सु का मतलब होता है अच्छा, पुरुष, अच्छा है जो पुरुष। जैसे आ गया गुरुदेव। क्या आ गया? गुरुदेव। जैसे उदाहरण आ गया आपका पकौड़ी,
कुपुरुष, कु का मतलब होता है बुरा, बुरा है जो पुरुष, वो क्या हो जाएगा, इसका समास विग्रह हो जाएगा। तो कहने का मतलब है इसकी विशेषता बता रहा है। जैसे आ गया लाल मणि, तो मणि कैसी है, लाल है, ये इसकी विशेषता है। अध मरा, तो मरा कैसा, आधा, तो इसकी विशेषता है। जैसे अध जला, तो जला कैसा, आधा। जैसे सद भावना, तो भावना कैसी है, अच्छी है, तो यहाँ ये विशेषता बता रहा है। जैसे सद बुद्धि, तो बुद्धि कैसी है, सद बुद्धि है, तो इसलिए इसकी विशेषता बता रहा है। जैसे मंद बुद्धि, तो बुद्धि कैसी है, मंद है। जैसे दही बड़ा, तो दही में डूबा हुआ बड़ा। इस प्रकार अपन कह सकते हैं कि जहाँ पर विशेषण और विशेष्य पाया जाए, या मैं कह सकता हूँ उपमेय और उपमान, उपमेय और उपमान, जो एक दूसरे की विशेषता बताए, जो एक दूसरे की क्या बताए, विशेषता बताए, वहाँ पर प्यारे छात्रों अपना क्या होगा, वहाँ पर होगा कर्मधारय समास। अब नेक्स्ट जो अपना समास है वो आ रहा है अव्ययी भाव समास। कौन सा आ रहा है, अव्ययी भाव समास। देखिए अव्ययी भाव समास क्या कह रहा है, अच्छे से समझना अव्ययी भाव समास के बारे में, कि जिस समास का पहला पद प्रधान, देखो इसकी क्या विशेषता है कि जिस समास का पहला पद प्रधान व अव्यय हो। अवयव किसको कहते हैं, देखो आपको जरा समझें। अवयव, एक शब्द आया है अवयव, क्या शब्द आया है, अवयव। अवयव का मतलब ये होता है कि जो वे शब्द जो लिंग, वचन, काल तथा कारक के अनुसार परिवर्तित नहीं होते हैं, उनको हम क्या कहेंगे, अवयव कहेंगे। तो यहाँ देखो अव्ययी भाव समास में सारे जो उदाहरण आएंगे वो लिंग, वचन, काल के अनुसार परिवर्तित नहीं होंगे, एक जैसे रहेंगे। और इसकी क्या पहचान है जरा देखिए, और इसकी पहचान के बारे में चर्चा करेंगे। तो नोट जैसा कि मैंने लिखा हुआ है, या एक उपसर्ग आएगा, या मैं कह सकता हूँ इसका पहला पद है वो अवयव हो, पहला पद प्रधान हो और पहला पद उपसर्ग युक्त हो। कैसा हो, उपसर्ग युक्त हो। जैसे इसमें उपसर्ग आ गया, देखिए आप, आ क्या आ गया, आ, अनु, प्रति, हर, भर, यथा, उप आदि, ये सारे के सारे प्यारे छात्रों क्या है, ये सारे के सारे है वो उपसर्ग है। क्या है, तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि इसमें पहला पद है वो क्या होगा, उपसर्ग होगा, ये इसका। और या फिर इसका जो पहला शब्द है वो क्या हो जाएगा, पहला शब्द है वो उपसर्ग हो जाएगा, या पहला शब्द अवयव हो जाएगा। अवयव का मतलब मैंने बता दिया, जो लिंग, वचन, काल के अनुसार परिवर्तित नहीं होते। अब देखो उदाहरण से अपन स्पष्ट करते हैं। उदाहरण क्या आया, जैसे उदाहरण आया आजीवन, क्या आया, आजीवन। आजीवन का मतलब होता है जीवन भर। आजीवन का मतलब क्या होता है, इसका समास विग्रह हो जाएगा जीवन भर। लेकिन यहाँ ध्यान देना, एक शब्द आया जीवन, क्या आया है, जीवन, लेकिन इसके आगे क्या जुड़ा है, आ उपसर्ग जुड़ा। जैसे आ जन्म, तो एक शब्द है जन्म और एक उपसर्ग क्या जुड़ा, आ उपसर्ग जुड़ गया। जैसे आ जन्म का मतलब होता है जन्म तक। आ मरण का मतलब, आ भरण का मतलब होता है भरण पोषण तक। आ कंठ का मतलब होता है कंठ तक। देखो इसमें सारे के सारे उपसर्ग आ रहे हैं। जैसे अनुरूप का मतलब होता है रूप के अनुसार। उसी प्रकार देखिए अनुकूल, या अनु उपसर्ग आया है। उसी प्रकार अनुसार, तो यहाँ अनु उपसर्ग है। उपकार, तो यहाँ उप देखो। प्रतिदिन, तो इसका समास विग्रह हो जाएगा दिन दिन। यथासंभव, यथासंभव का मतलब है जितना संभव हो उतना। यथाशक्ति का मतलब है शक्ति के अनुसार। यथावत का मतलब है जैसा है वैसा। यथावत का मतलब जैसा है वैसा। उसी प्रकार देखो दिनों दिन, तो इसका हो जाएगा दिन दिन। रातों रात हो जाएगा रात रात ही रात। और भागम का भाग, भागम भागम होता है भाग ही भाग। कहने का मतलब ये है कि या तो इसके अंदर क्या होगा, देखो सारे जैसे कि मैंने स्पष्ट किया उपसर्ग युक्त शब्द आए। कैसे शब्द आए हैं, उपसर्ग युक्त शब्द आए हैं। और या फिर अवयव शब्द आया है। जैसे यथाशक्ति, तो इसको यथो अपन नहीं कह सकते। यथा है वो, चाहे लिंग, वचन, काल कुछ भी डालोगे तो यथा ही रहेगा। तो यहाँ आपने कौन सा अध्ययन किया, आज हमने यह अध्ययन कर लिया बहुव्रीहि समास के बारे में, कर्मधारय समास के बारे में और अव्ययी भाव समास के बारे में। फिर अपना एक समास जो बचेगा नेक्स्ट, वो अपना रहेगा कौन सा, तत्पुरुष समास रहेगा, जिसको कारक चिन्हों के आधार पर अपन कल इसको स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे।